नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया फ्री लर्निंग मिशन। बच्चों, हमने संविधान की सीरीज में संसद के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। आज हम संघ सरकार में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कैग के बारे में पूरी जानकारी करके इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और आगे हम राज्य विधानमंडल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होता है, क्या क्या कर्तव्य हैं, मंत्रिपरिषद कैसे नियुक्त होती है और कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, हम सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप अपना दिमाग संतुलन करिए और मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने से पहले प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं विस्तार से। आर्टिकल 74 कहता है बच्चों कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 यह कहता है, क्या कहता है? राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। बच्चों समझ रहे हो? सलाह देने के लिए है ये राष्ट्रपति को, ये मंत्रिपरिषद है सलाह देने के लिए। ये सिर्फ कागजों में है बच्चों, कागजों में राष्ट्रपति प्रमुख है, लेकिन वास्तविक जीवन में या मंत्रिपरिषद ही सब कुछ है। वो कैसे भी डिसीजन ले सकती है उल्टे सीधे, ये उन पर डिपेंड करता है, उल्टे सीधे लेते आ रहे हैं। समझ गए? तो राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही बच्चों कार्य करेंगे और वो कार्य इन्हीं की सलाह के अनुसार ही करेंगे। अपने मन से वो कोई भी, उनको विवेकाधिकार कुछ है नहीं। राष्ट्रपति को थोड़ा बहुत है, लेकिन राज्यपाल को थोड़ा बहुत विवेकाधिकार है, राष्ट्रपति को तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। वो सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं कि आप ये कार्य कर रहे हो, इस पर एक पुनर्विचार कर लीजिए, क्या हम इस पर कानून बनाएं, ये सही होगा कि नहीं। एक बार ही पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति कह सकते हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति ऐसा कर ही नहीं सकते। दूसरी बार तो वो बाध्य है कि उन्हें मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करना ही होगा। और ये बच्चों प्रावधान 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा किया गया था। समझ रहे? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति मात्र एक बार ही किसी विधेयक को, किसी सलाह को, किसी प्रस्ताव को मात्र एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं, दूसरी बार में वो पारित होगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 74 आ गया। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब आर्टिकल 75 पे चलते हैं बच्चों। 75 के कुछ क्लॉज है और एक चीज ध्यान देना, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसे याद कर लेना। ये 75 1A इसके द्वारा जोड़ा गया था। 75 आर्टिकल क्या कहता है बच्चों? 75 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान है। इसमें क्या क्या प्रावधान है? नंबर 1, 75 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 75 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ध्यान देना है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। पीएम और मिनिस्टर, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन मिनिस्टर की नियुक्ति पीएम की सलाह पर करेंगे। और मिनिस्टर को कभी भी पीएम अगर सलाह देता है कि इस मिनिस्टर को हटा दे, तो राष्ट्रपति को तुरंत हटाना होगा। ये ध्यान देना है। तो राष्ट्रपति की भूमिका मात्र इतनी है कि वो प्रधानमंत्री के अनुसार ही कार्य करेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि अगर मिनिस्टर कोई बात नहीं मानता है तो पीएम शिकायत करेंगे राष्ट्रपति को कि ये मिनिस्टर सही नहीं है, इसे हटा दो।
हालांकि पीएम इस समय हमारे पीएम को कुछ मंत्रियों के बारे में शिकायत करनी चाहिए, हटाने के लिए सलाह देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं पीएम क्यों बाध्य है। इससे उनकी सोच पर भी सवाल उठता है। 75(1)(a) बच्चों ये जोड़ा गया था 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा। 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में ये जोड़ा गया था कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15% से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा में सीटें हैं इस समय चुने जाते हैं 543, इसका 15% ही मंत्री चुने जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ये नियम बनाया 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द्वारा, ये ध्यान रख लेना। समझ में आ गया 1A। अब हम आगे बढ़ते हैं 75(2) पे। 75(2) कहता है बच्चों कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कोई पूछे कि मंत्री का कार्यकाल कितना है, तो इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है। वैसे तो इनका कार्यकाल इतना है कि जब तक ये लोकसभा सदस्य हैं या राज्यसभा सदस्य हैं तब तक इनका कार्यकाल है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही है। जब राष्ट्रपति चाहेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर इन्हें हटा देगा। बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, ये ध्यान रख लेना। राष्ट्रपति मात्र प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के एक, आपने वो देखी है वो जो जिसे वो क्या बोलते हैं, धागों से बांध के जिसे नचाया जाता है गुड़िया को, तो राष्ट्रपति हमारे संविधान में मात्र ऐसा ही पद है, एक गुड़िया है जिन्हें नचाया जाता है कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। मात्र ये पद इसलिए बनाया गया है। सारे कार्य राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकते हैं, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो 75(2) कहता है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना है। 75(3) बच्चों कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, जैसे सरकार गिर जाती है, सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं होता 272, तो जैसे ही सरकार गिर जाएगी तो सभी मंत्री एक साथ ही अपना इस्तीफा देंगे। तो ये इनका सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाता है। मतलब एक साथ हम खड़े हैं, एक साथ हम गिरेंगे, एक साथ हम मरेंगे, एक साथ हम करप्शन करेंगे। करप्शन की बात अलग है, लेकिन इतना ध्यान देना, ये एक साथ ही सामूहिक उत्तरदायित्व बोलते हैं। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार के खिलाफ लोकसभा में बच्चों अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 75(4) पे। ये ध्यान देना कि इनकी शपथ कौन दिलाता है। इनकी शपथ बच्चों वही दिलाता है जो जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, लेकिन पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाते हैं ज्यादातर। जो लोकसभा सदस्य होते हैं, जब ये लोकसभा सदस्य बनते हैं तब इनकी शपथ बच्चों, पहले लोकसभा सदस्य बनेंगे तभी तो। जैसे ये नितिन गडकरी है, मान लो कोई और कैबिनेट मंत्री है, तो पहले ये सांसद बनते हैं। सांसद बनने की शपथ बच्चों राष्ट्रपति जिसे नियुक्त कर देता है कि भैया आप इन्हें शपथ दिला दो, ये बहुत सच्चे आदमी है, शपथ खा के अच्छा काम करेंगे, तो राष्ट्रपति के अनुसार जिसे नियुक्त किया जाएगा वो शपथ दिलाएगा। परंतु जब ये मंत्री बन जाते हैं तो इनकी शपथ बच्चों राष्ट्रपति दिलाता है। तो शपथ के बारे में प्रावधान 75(4) है। 75(5) कहता है सांसद की सदस्य की शर्त। मतलब जो सांसद है या संसद का जो सदस्य है, मैं सांसद बोल रहा हूँ संसद सदस्य को, तो इस पे वो जो संसद का सदस्य है उसे सांसद ही बोलते हैं, चाहे वो बच्चों राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का। ठीक है, ये ध्यान देना। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है,
तो भी वह मंत्री बन सकता है, मंत्री बन जाएगा बच्चों, चाहे वो सदस्य है नहीं। लेकिन 6 महीने के भीतर उसे एक सदन का सदस्य बनना होगा, एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो लोकसभा का तो या तो चुनाव होगा कोई, लोकसभा का तो एक साथ चुनाव होता है, लेकिन कोई मर गिर जाता है तो दोबारा चुनाव होते हैं, दोबारा उपचुनाव होते हैं। उन उपचुनाव में या तो खड़ा होकर लोकसभा सांसद बन जाए, या बच्चों ये राज्यसभा सांसद मनोनीत कर देते हैं, मनोनीत करते हैं ना 12 सदस्यों को, तो या उसमें मनोनीत करके मंत्री बनाए रखा जाता है। ठीक है, अगर 6 महीने तक वो किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेते हैं तो बच्चों उनका मंत्रिपरिषद सदस्य, जो मंत्री का पद है, वो समाप्त हो जाता है। इतनी बात ध्यान देना, मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा अगर 6 महीने में किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाएंगे तो। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। 75 समझ में आ गया। अब आर्टिकल 77 को देख लेते हैं। 76 समझ में आ गया। 76 क्या कहता है? 76 मेरे हिसाब से 76 के बारे में अभी मैं बताऊंगा। 76 कहता है महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, 75 तक मैंने बता दिया है। 76 कहता है बच्चों महान्यायवादी, और मैं महान्यायवादी बस इसके जस्ट आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 77 पे। भारत सरकार के कार्य संचालन 77 में है। जो भारत सरकार है, जिसकी सरकार बनी है, वो कार्य का संचालन कैसे करेगा? भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही मानी जाएंगी, जो मैंने आपको अभी बताया है। कार्यपालिका में बच्चों कौन होता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनकी जो कार्रवाई होंगी राष्ट्रपति के नाम पर ही मानी जाती हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच सरकारी कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाते हैं, नियम बनाएंगे राष्ट्रपति। और वो नियम कैसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री को पूछकर, प्रधानमंत्री को पूछकर ही नियम बनाएंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब आर्टिकल 78 देख लेते हैं। आर्टिकल 78 कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या हैं। ये आर्टिकल मेरे हिसाब से एग्जाम में आएगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, एक तो बच्चों संघ के प्रशासन और कानून से जुड़े, संघ मतलब सरकार के प्रशासन और कानून से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों, ये नहीं अपने प्राइवेट कोई फैसला हो, प्राइवेट नहीं, संघ के प्रशासन यानी सरकार के प्रशासन और कोई भी कानून से जुड़े जितने भी सरकार के फैसले हैं, उनकी जानकारी राष्ट्रपति को देना होगा। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से जानकारी मांग सकते हैं। राष्ट्रपति देश के प्रशासन या किसी विधेयक के संबंध में जानकारी मांगे तो उन्हें वो तत्काल देनी होगी। तो 78 कहता है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को कानूनों के बारे में या प्रशासन कैसा चल रहा है उसके बारे में राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराएं। ये याद रखना है। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर अकेले निर्णय ले लिया हो, अकेले निर्णय ले लिया किसी मंत्री ने, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार ना किया हो, कोई कमजोर मंत्री बेचारे ने कोई फैसला ले लिया कि भैया ये करना चाहिए, देश हित में है, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे होते हैं बिना पैसे के काम नहीं करते, ये मैं मान रहा हूँ। जनरली ये ऐसा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मान रहा हूँ कोई एक मंत्री उसने कोई डिसीजन ले लिया किसी विषय पर और मंत्रिपरिषद उस पर विचार ही नहीं कर रही है, ये तो बेवकूफ है, ऐसे निर्णय लेता है, तो राष्ट्रपति कहेंगे कि भाई इसके जो इस मंत्री साहब ने जो निर्णय लिया है इस पर विचार करिए। तो पूरी मंत्रिपरिषद को उसके सामने विचार के लिए रखा जाता है। तो मंत्रिपरिषद उस पर विचार करेगी, उसका जो भी निर्णय होगा वो सबकी सहमति से पारित होगा। तो बच्चों यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक छोटा सा टॉपिक था, ये समाप्त हो गया है। अब मैं मंत्रियों के प्रकार और बता देता हूँ, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं इतना तो आपको पता होगी। जैसे बच्चों कुछ तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं जो बड़े बड़े मंत्री हैं इस समय, जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह,
और नितिन गडकरी और बच्चों निर्मला सीतारमन और जयशंकर प्रसाद, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं जो, ये बच्चों कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये जो प्रमुख फैसले होते हैं सरकार के, जो बड़े बड़े नीतिगत फैसले होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री लेते हैं और कैबिनेट मंत्री ही सबसे पावरफुल होते हैं। प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल है तो वो कैबिनेट मंत्री है। दूसरे नंबर पर बच्चों राज्य मंत्री होते हैं। ये स्वतंत्र प्रभाव, दो प्रकार के होते हैं राज्य मंत्री बच्चों, एक तो राज्य मंत्री नॉर्मल होते हैं और एक होते हैं बच्चों राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार कैसे होते हैं? इन पे इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, इन पे चार्ज होता है, लेकिन छोटे मंत्रालयों का चार्ज होता है। जैसे छोटे मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभाव इन्हें दिया जाता है। ये सीधे कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं बच्चों, किसी के अधीन नहीं होते हैं। ये कैबिनेट की बैठकों में तभी शामिल होते हैं जब इनके मंत्रालय से जुड़ा कोई विषय हो। इन्हें छोटे छोटे पद दे दिए जाते हैं, और जैसे मान लो कपड़ा उद्योग का काम दे दिया किसी को, है ना, तो ऐसे मामलों को ऐसे राज्य मंत्री बना दिया जाता है स्वतंत्र प्रभाव। स्वतंत्र प्रभार लिखा होता है कि फलाने मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है ना। तो ये बच्चों अधीन नहीं होते, कैबिनेट के कागजों में अधीन नहीं होते। वैसे तो सब गुलाम है एक दूसरे के, पद की महिमा है, ऊपर ऊपर जाओगे तो सब एक दूसरे के गुलाम है। एक कांस्टेबल एसआई का गुलाम है, एक एसआई इंस्पेक्टर का गुलाम है, इंस्पेक्टर बच्चों एसपी का गुलाम है, एसपी आईजी का गुलाम है, आईजी डीआई ये सॉरी आईजी डीजीपी का गुलाम है, डीजीपी मुख्यमंत्री का गुलाम है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का गुलाम है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा है इस समय। तो ये अच्छा देश हित में कार्य हो ही नहीं सकता, ये पोजीशन ऐसे बनी हुई है, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से समझाने का तात्पर्य ये था। लेकिन ये राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये कैबिनेट की बैठक में तभी शामिल होते हैं जब इनके मंत्रालय से जुड़ा कोई मामला हो। एक होते हैं बच्चों राज्य मंत्री, इन्हें राज्य मंत्री बोला जाता है। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं बड़े बड़े, इनकी सहायता के लिए बच्चों इन्हें नियुक्त किया जाता है। जो राज्य मंत्री होते हैं ये स्वतंत्र प्रभार नहीं होते, ये इनकी सहायता के लिए होते हैं, सहायता के लिए राज्य मंत्री, ठीक है। कोई किसी मंत्रालय का कोई विशेष विभाग या काम सौंपा जाता है इनको कि भाई तुम ये काम देख लेना, उस कैबिनेट का, समझ रहे हो। अब आपको समझ में आ गया। 15% बच्चों ये लोकसभा के सदस्य की संख्या के बराबर मंत्री होते हैं, 15%, ये मैंने आपको बता ही दिया है। मंत्रियों के प्रकार पढ़ लिया आपने। अब बच्चों एक चीज और पढ़नी है आपको, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट। मंत्रिपरिषद मैंने बता दिया है, मंत्रिपरिषद 15% होती है, 15% मंत्रिपरिषद होती है, 60 से 80, 74-75 आर्टिकल के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया आपको। और कैबिनेट मंत्री इन्हीं मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होता है। ये 15 से 20 नियुक्त होते हैं, 15 से 20 नियुक्त होते हैं जो मेन होते हैं। इसे बच्चों कैबिनेट शब्द मूल संविधान में हमारे में नहीं था, कोई पूछे कब यूज हुआ तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा अनुच्छेद 352 में से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है, बस मैं आगे पढ़ाऊंगा इसे। कैबिनेट शब्द बच्चों मूल संविधान में नहीं था, ध्यान रखना। कैबिनेट, एक चीज याद रखना, आप एक सेकंड रुको, एक चीज याद रखना, कैबिनेट और एक है बच्चों किचन कैबिनेट। कैबिनेट में बच्चों मेन मंत्री होते हैं, लगभग 15 से 20 होते हैं, और किचन कैबिनेट में 5 से 6 मंत्री होते हैं जो बहुत खास हों, जो प्रधानमंत्री के बहुत खास हों। ये अब ये प्रोसीजर अब चल रहा है, जैसे अमित शाह हुआ, राजनाथ हुए और गडकरी हुए और पीएम मोदी, इन सब की बैठकें होती हैं, ये किचन कैबिनेट के पार्ट हैं। जयशंकर हुए, तो ये एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन 15-20 में से भी सबसे छोटी होती है किचन कैबिनेट, फिर कैबिनेट, और ये कैबिनेट किसका हिस्सा होती है बच्चों? मंत्रिपरिषद का। और कैबिनेट शब्द बच्चों आर्टिकल 352 में उल्लेखित है, और ये तब जोड़ा गया था
44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। मंत्रिपरिषद मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से इसे बताया है। अब मैं छोटा सा टॉपिक है महान्यायवादी, उसे और कवर कर लेता हूं। इसके बाद हम कैग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। महान्यायवादी के बारे में आप सब जानते होंगे। अभी कुछ समय पहले महान्यायवादी आपने देखा होगा कि एथेनॉल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष दे रहे थे। अभी कल परसों की बात है, आपने देखा था, तो उनके मुंह से निकल गया था कि एथेनॉल से ज्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा माइलेज घटता है, ऐसा बोला था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो जनता उसी पर हो गई कि क्या हमारी गाड़ी प्रैक्टिकल करने के लिए हैं जनता की गाड़ियां। तो ऐसे जनता में थोड़ा सा रोष उत्पन्न हुआ था। ये सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन मैं हमारा उद्देश्य महान्यायवादी पढ़ाने का। महान्यायवादी बच्चों एक जैसे वकील होता है, तो ये सरकार का वकील होता है। सरकार का वकील होता है, ये कानून के बारे में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, बहुत मतलब बहुत विशेषज्ञ होता है कानून के बारे में। तो सर्वोच्च कानून अधिकारी हमारे देश का कौन होता है? महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है बच्चों। किसमें है? आर्टिकल 76 में। बच्चों इसकी नियुक्ति कैसे होती है? आप इसकी नियुक्ति देख लो। नियुक्ति बच्चों इसकी एक ही बात है, राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति होगी। और महान्यायवादी बनने के लिए बच्चों एक योग्यता है, पूछ ली जाती है बार बार, या तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है। योग्यता क्या होगी? जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैं आप बता देता हूं। वह भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो बच्चों, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या 10 साल तक वकालत की हो, या 10 साल तक वकालत की हो, या 5 साल जज रहा हो, वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। भारत के महान्यायवादी का कोई निश्चित तो कार्यकाल है नहीं, ना कहीं लिखा हुआ कि जैसे ये 5 या 6 साल कहीं लिखा हुआ है, नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है, कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है इसका। चाहो तो 5 साल बाद इसे 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाएगी, दूसरी सरकार आएगी तो 5 साल बाद निकल जाएगा, या ये सही से काम नहीं कर रहा है तो भगा दिया जाएगा, चलो दूसरा आएगा कोई। लेकिन ये शब्द मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा यूज नहीं होता है भाई। बहुत विधिवेत्ता आदमी है, उसके लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से सब बराबर है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है कितना भी है, तो सब जैसे बोलो बोलते रहो। कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, अच्छे कार्य करते तो सम्मान होता सभी का। तो बच्चों इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये कार्य करते हैं। ठीक है, जब सरकार का मन होगा जब इन्हें हटा देगी, जब सरकार का मन होगा तो इन्हें जोड़े रखेगी। ठीक है, अब बच्चों इनके कर्तव्य बताता हूं क्या क्या है। कर्तव्य कर्तव्य है भारत सरकार के सभी कानूनी मामलों पर सलाह देना। राष्ट्रपति के पास भेजते हैं ये, भारत सरकार को उन सभी कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। मतलब कोई भी कानूनी सलाह सरकार को देंगे, कानूनी सलाह सरकार लेना चाहेगी, ये राष्ट्रपति सब जोड़ दिया, क्योंकि हर चीज हर बात राष्ट्रपति को बतानी होती है। तो कानूनी सलाह भारत सरकार को देने का कार्य किसका होता है? महान्यायवादी का। अदालत में जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और किसी भी हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश हो सकते हैं। अब बच्चों जब ये राष्ट्रपति 143 के तहत मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, जब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी होती है किसी भी मामले में, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, तब सरकार की तरफ से बच्चों महान्यायवादी ही कोर्ट में खड़े होते हैं कि साहब राष्ट्रपति महोदय ने ये सलाह मांगी है, इस पर आप बताइए क्या है। ठीक है, तो सलाह लेने के लिए कोर्ट में कौन खड़े होते हैं? महान्यायवादी। ये ध्यान देना है आपको। बच्चों इनके कुछ विशेषाधिकार हैं
विशेषाधिकार के बारे में और पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 88 कहता है, यह भारत सरकार का एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो संसद के दोनों सदनों में, ध्यान रखना, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में बैठ सकता है, दोनों सदनों में बैठ सकता है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं डाल सकते, खाली उन कार्यवाही में बैठ सकते हैं दोनों सदनों में, और ना ही किसी भी और संसद की किसी समिति का सदस्य भी बन सकते हैं, ये ध्यान देना, किसी भी समिति का सदस्य भी बन सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और बच्चों वोट डालने का इन्हें अधिकार नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। बोल सकते हैं लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। बच्चों अदालत में इनका अधिकार देख लो, इन्हें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, समझ रहे हो, इन्हें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी अदालतों में, किसी भी अदालत में सुनवाई हो रही है वहां जाके बैठ सकते हैं, इन्हें अधिकार है सुनवाई का। बच्चों इन्हें सांसदों जैसे विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जैसे कैसे विशेषाधिकार, सभी सुविधाएं मिली हुई हैं, जैसे सांसदों को है कानूनी सुरक्षा है, जैसे वीवीआईपी लगाए घूमते हैं, ये सब सुविधाएं हैं जो एक सांसद को मिलती है, वो सारी सुविधाएं महान्यायवादी को मिलती हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशन है कि ये सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकते, ठीक है। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में बच्चों किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते। अगर वकील है, वकील चाहे लड़ना चाहे, और किसी का, ये वकील होते हैं महान्यायवादी, 10 साल वकालत करी हो, अब ये चाहते हैं कि मैं किसी अपराधी का केस लड़ूं तो वो लड़ नहीं सकते। यह कोई पूर्णकालिक फुल टाइम सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं बच्चों, इसलिए ये अपनी निजी वकालत करने की छूट होती है ना, अपनी निजी वकालत ये कर सकते हैं, और निजी वकालत तब करेंगे बच्चों जब सरकार से ये परमिशन ले लेंगे, सरकार से परमिशन ले लेंगे तभी अपनी निजी वकालत कर लेंगे, ठीक है। अब हमने विस्तार से महान्यायवादी, पीएम, मिनिस्टर और महान्यायवादी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं ना। अगला चैप्टर रहेगा हमारा कैग, तो शुरुआत, अब हम कैग के बारे में पढ़ते हैं। कैग का मतलब है बच्चों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की आय व्यय जितने भी खर्चे हैं उनका बारीकी से परीक्षण करना कि कहीं उस खर्चे में से करप्शन तो नहीं हुआ है, ये कैग का कार्य है। ये मोदी जी हैं, ये कैग नहीं है, ये उनकी फोटो है, थोड़ी सी मैच हो रही है, ये मोदी जी है, ठीक है। तो इसमें मत जाना क्या कैग का काम मोदी जी कर रहे हैं, नहीं, आपको लग रहा होगा कर रहे हैं क्योंकि कोई करप्शन नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे हैं, कैग अलग होते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 148 से 148 से 151 तक कैग के बारे में जिक्र है, कोई सा भी आर्टिकल आ सकता है। पहले आर्टिकल 148 ही पूछा जाता था कैग किस आर्टिकल में है, लेकिन अब कोई सा भी आर्टिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कैग के बारे में। कैग की बच्चों नियुक्ति मैंने बता दिया राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तो वहां तक उसका कार्यकाल होता है। कैग का कार्य क्या है बच्चों, देश के सार्वजनिक धन और रखवाला। अच्छा एक बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है, इसे भारत का वॉच डॉग कहा जाएगा, मतलब देखने वाला कुत्ता हिंदी में। चलो मेरी भाषा मत जाना, लेकिन इसकी हिंदी यही है, खाली अब ये कैग देख ही रहा है, कर कुछ नहीं रहा। एक समय पे एक ईमानदार कैग आता था, जैसे आया था एक ईमानदार कैग जिसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला खोला था, जिसने
कोयला घोटाला खोला था, ऐसे कैग की जरूरत है हमारे देश में। समझ रहे हो? अब आते हैं और वॉच डॉग बन जाते हैं बस आके, जैसा कहा गया वैसा ही हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कैग को वॉच डॉग कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को वॉच डॉग कहा है। ठीक है बच्चों, इसकी हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, मैंने बता दिया है। 6 वर्ष से 65 वर्ष का कार्यकाल होता है। हटाने की प्रक्रिया बच्चों जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया है, ऐसे ही कैग को हटाने की प्रक्रिया है। भारत सरकार इसे अपनी मर्जी से नहीं हटा सकती, ताकि कैग अपना दृढ़ संकल्प लेके अच्छा कार्य करे, लेकिन कर नहीं रहा है इस समय। इसका बच्चों पैसा भी भारत की संचित निधि में फिक्स है। इसके पद पर रहते हुए भारत सरकार इसके वेतन को कम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अच्छे से काम नहीं कर रहे, क्योंकि लालसा और धन की है इनकी। सुप्रीम कोर्ट को जैसे जज को हटाया जाता है, ऐसे कैग को हटाया जाता है, यानी नॉर्मल बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से हटाया जाएगा। तो हटाने का डर भी खत्म हो जाना चाहिए। हटने का एक प्रावधान ये है कि जैसे ये रिटायर्ड होता है, एक तो 65 वर्ष के बाद आदमी के हाथ पैर हिल जाते हैं, तो वैसे भी कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ये दूसरी कोई नौकरी नहीं ले सकता, सरकारी कोई नौकरी दूसरी सरकारी नहीं ले सकता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य और शक्ति बच्चों आर्टिकल 149 में है। आर्टिकल 149 बताता है कि कैग का मुख्य कार्य खर्चों का ऑडिट करना है, खातों की जांच करना है। यह 3 प्रकार के खातों की जांच करता है। एक तो भारत की संचित निधि, संचित निधि से जितना भी केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा एक एक रुपया अगर लिया जा रहा है, उसकी जांच कैग करेगा कि क्या वह रुपया सही जगह यूज हुआ है कि नहीं। आकस्मिकता निधि, ये सब मैंने निधियों के बारे में आपको बता दिया, सार्वजनिक खाता के बारे में ही बता दिया, बस आपको याद करने की देर है। आकस्मिकता निधि का कंट्रोल किस पर होता है? पब्लिक अकाउंट में कौन सा पैसा रखा जाता है, ये सब मैंने विस्तार से आपको बता रखा है। आप भारत के राष्ट्रपति और संसद के बारे में पढ़ लेना प्रीवियस लेक्चर में, सारी चीजें आपको जानकारी हो जाएगी। सार्वजनिक खातों के खर्चों की जांच करता है बच्चों सभी सरकारी कंपनियां, जैसे LIC है, गेल है, ONGC है, महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, और सरकारी सहायता प्राप्त कंपनियों की भी। एक एक तो सरकारी कंपनी है बच्चों, एक सरकारी सहायता प्राप्त है, सरकारी सहायता प्राप्त, इन दोनों प्रकार की कंपनियों की जांच क्या करता है? सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 149 याद रखना कौन सा आर्टिकल है? 149, क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि कैग की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है, तो सभी को पता है 148 में। अब कैग की कार्य एवं शक्तियां कौन से आर्टिकल में? 149 में। ऐसे ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेंगे बच्चों। कैग बच्चों 2 प्रकार से ऑडिट करता है। एक तो कानूनी ऑडिट होता है। कानूनी ऑडिट का मतलब है पैसा जो लगाया है, जैसे 4 JCB खरीदनी है, क्या 4 JCB खरीदी गई हैं कि नहीं, पैसा उसी काम पर खर्च हुआ है कि नहीं, ये चेक करता है, जिसके लिए संसद ने मंजूरी दी है। और दूसरी चीज ये देखता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, क्या बुद्धिमानी और किफायत से खर्च किया है कि नहीं, क्या ऐसे ही जैसे अनपढ़ हैं, जैसे जाहिल हैं, क्या ऐसे ही खर्च कर दिया है, 10 रुपए की चीज 100 में खरीद रहे हैं, और ऐसे ही खर्च होता है। और कैग कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ये नेता चाहे अनपढ़ हैं, लेकिन करप्शन करने में माहिर हैं। तो फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार पर जिससे सवाल उठा सके, ये भी चेक करता है। और जैसे कि इसी औचित्य ऑडिट की वजह से अतीत में 2G और कोयला घोटाला पकड़े गए थे, क्योंकि नेता बहुत शातिर होते हैं, वो औचित्य प्रकरण के माध्यम से ही पकड़े जाते हैं, नहीं तो पकड़े नहीं जाएंगे। क्योंकि हमें पता है 100% पैसे में से 40% तो वो यूज लगा ही देते हैं, लेकिन 60% पैसे को वो बहुत आराम से पचा जाते हैं। ठीक है, तो इस औचित्य ऑडिट के माध्यम से ही नेताओं के भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं बच्चों।
ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। आर्टिकल 151 कहता है, 149 पढ़ लिया। ऑडिट की प्रक्रिया है जांचने की, दो प्रकार की है। 149 कानूनी ऑडिट और औचित्य ऑडिट, दो प्रक्रिया है, मैंने पढ़ा दी है। अब आर्टिकल 151 पढ़ लेते हैं बच्चों। 150 में मात्र इतना है, प्रोफोर्मा है, कैग की रिपोर्ट का परफॉर्मा है 150 में, ठीक है। 151 में कैग केंद्र सरकार के खर्चों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति को केंद्र सरकार, बच्चों केंद्र सरकार की रिपोर्ट को सौंपेगा राष्ट्रपति को, और राज्य सरकार की रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्यों के खर्चों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। राष्ट्रपति केंद्र की रिपोर्ट को संसद के सामने रखता है और राज्यपाल राज्य की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने रखता है। और इस कैग रिपोर्ट को बच्चों लोक लेखा समिति जांच करती है। कैग की रिपोर्ट को भी देखो, सिस्टम तो अच्छा है लेकिन सिस्टम में चोर हैं, कोई ना कोई बारीकियां ढूंढ लेते हैं। कैग रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति। और इतना पता है, लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होता है, बताओ कौन होता है लोक लेखा समिति में अध्यक्ष? मैंने बताया है, विपक्ष का नेता। कोई भी विपक्ष का नेता होगा बच्चों, वह लोक लेखा समिति में अध्यक्ष होगा, ताकि विपक्ष भी इस पर हाथ ना उठाए, मतलब उंगली ना उठाए कि इसमें करप्शन हुआ है। और ये 99% विपक्ष का नेता भी जाके सरकार से मिल जाता है अपने हिस्से के लिए। आर्टिकल 150 मैंने बताया है, इसमें परफॉर्मा। परफॉर्मा क्या है बच्चों? परफॉर्मा है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, फॉर्मेट, कि केंद्र और राज्यों के खातों का हिसाब किस फॉर्मेट में रखा जाएगा, इसका निर्धारण बच्चों राष्ट्रपति कैग की सलाह के अनुसार ही करते हैं। राष्ट्रपति परफॉर्मा सेट करते हैं और वो भी कैग की सिफारिश पर, ठीक है, कैग की सिफारिश पर। इतना सा कैग था बच्चों। महान्यायवादी पढ़ लिया है, कैग पढ़ लिया है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पढ़ लिया है। अब मेरे हिसाब से संघ के बारे में सारी जानकारी खत्म हो गई है। अब हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे और राज्य के बारे में राज्यपाल, राज्य विधानमंडल सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि अगर संघ समझ में आ गया है तो राज्य बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहीं पर ये छोटा सा लेक्चर है, मैं इस पर विराम दूंगा और अगले लेक्चर में हम राज्य पढ़ेंगे। राज्य पढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना बता दूं कि मैं एक आर्टिकल 1 से लेके, क्योंकि 1 से लेके 150 आर्टिकल तक अब मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। एक आर्टिकल से लेकर 150 आर्टिकल तक एक एक आर्टिकल बताऊंगा, जिसे रटने में आसानी होगी। और जीएस रटने का ही विषय है, समझने का भी है। अगर कंसेप्ट नहीं पता, चीजें आधी अधूरी पता है तो ऊपर से चली जाती हैं, क्या क्या होता है क्या होता है, 10 जगह पढ़ लो तब भी समझ नहीं आ जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने सही से सारी चीजें क्लियर करी हैं बहुत आसान भाषा में। तो अब पहले मैं एक आर्टिकल 1 से लेके 50 तक की पूरी वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं राज्य पढ़ाऊंगा, फिर 150 से लेकर आर्टिकल 395 तक अगली वीडियो डालूंगा, जिससे सारी चीजें आसान